चैप्टर 5 गति के नियम। लॉ ऑफ मोशन। इसकी एक्सरसाइज करेंगे हम। तो एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन 13 तक ऑलरेडी करवा चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 14 से ले रहे हैं। नंबर क्वेश्चन है, इसमें एक डायग्राम दिया है, तो पहले मैं डायग्राम बना रहा हूं। वो दो अक्ष हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। इस पर ग्राफ दिया है एक, इस तरह से। ओ इस एक्सिस पर टाइम लिया है सेकंड में, इस एक्सिस पर डिस्टेंस ली है, दूरी एक्स, और ये ली है मीटर में। ये वैल्यू यहाँ 4 है और इधर जो वैल्यू है वो 3 है। इस तरह का ग्राफ दिया है और इसमें दो पार्ट हैं। पार्ट ए में पूछा है कि 4 किलोग्राम के सहनती के किसी पिंड पर आरोपित बल क्या होगा, जबकि अलग अलग कंडीशन दी है। तो जो पिंड है, बॉडी है, उसका मास है 4 किलोग्राम 4 kg। उस पर पूछा है बल, फोर्स F। तो हम जानते हैं F इक्वल टू होता है m इंटू ए एक्सेलरेशन, त्वरण। तो त्वरण हम कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। इसमें वैल्यू दी है t लेस देन 0, t ग्रेटर देन 4 सेकेंड और t 0 और 4 के बीच में हो तो। ये 3 कंडीशन दी है, इन तीनों कंडीशन में फोर्स निकालना है। तो चलते हैं। पहले इसे देखते हैं। t लेस देन 0 का अर्थ है ओरिजिन पॉइंट से इधर, मूल बिंदु से इधर। तो इधर जो ग्राफ है उसमें स्लोप नहीं है, ढाल नहीं है। ढाल नहीं है तो यहाँ वेलोसिटी 0 होगी, बॉडी रेस्ट में है। यहाँ पर भी बॉडी रेस्ट में है। यहाँ बॉडी में वेलोसिटी होगी, वो भी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी, ये हम जानते हैं। तो t लेस देन 0, ये एरिया ये वाला होगा। इधर t 0 से कम है, यहाँ t 0 से 4 तक है, इसके आगे t 4 से बड़ा है। तो पहले इसके लिए, यहाँ के लिए वेलोसिटी क्या है 0, एक्सेलरेशन भी हो गया 0। तो F इक्वल टू m इंटू ए की वैल्यू 0 लगा दी तो ये आ गया 0, आंसर हो गया। इस टाइम पर फॉर t ग्रेटर देन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड से अधिक टाइम के लिए
4 सेकंड से अधिक टाइम के लिए देखेंगे तो 4 से अधिक टाइम इधर आ रहा है, ये इसमें भी बॉडी किस में है, रेस्ट में है, वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन भी 0, तो फोर्स हो गया 0, इसमें भी 0 आ गया। फिर जब t की वैल्यू 0 और 4 के बीच हो, 0 और 4 के बीच ये एरिया, इसमें स्लोप है, बॉडी चल रही है लेकिन कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, स्पीड कांस्टेंट हो जब स्पीड कांस्टेंट होगी तो भी एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी और तब भी फोर्स क्या होगा, 0। तो ओवरऑल पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और थर्ड कंडीशन तीनों में ही बॉडी पर फोर्स क्या होगा, 0। इस क्वेश्चन का पार्ट बी में पूछा है t बराबर 0 और t बराबर 4 सेकंड पर आवेग क्या है। t इक्वल टू 0 तथा t बराबर 4 सेकंड पर आवेग को इंग्लिश में कहते हैं इम्पल्स, ये पूछा है। तो हम क्या करें, आवेग जो होता है वो संवेग में परिवर्तन के इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। आवेग को लिखते हैं I से और ये बराबर होगा, संवेग को लिखेंगे m b माइनस u। केवल संवेग लिखते तो एम बी, संवेग में परिवर्तन लिखेंगे तो b माइनस यू। यहाँ की वेलोसिटी u, यहाँ की वेलोसिटी v। m दिया था इसमें 4, v वेलोसिटी यहाँ की, वेलोसिटी लिखेंगे तो विस्थापन बटे टाइम 3/4 माइनस u का मान 0। वेलोसिटी लिखते हैं तो लंब बटे आधार, इस लाइन की ढलान लिखते हैं, ढलान ये कोण, और कोण लिखेंगे tan थीटा के द्वारा, तो tan थीटा होता है लंब बटे आधार। तो ये लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, 3/4। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ कितनी है 0, मूल बिंदु पर वेग 0 लिया जाएगा। तो 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कट गया, 3 मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये आंसर हो जाएगा। वेलोसिटी एक बार फिर देख लें, वेलोसिटी निकालते हैं तो इसकी ढलान लिखेंगे, ढलान होती है tan थीटा के बराबर, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब कितना होगा 3, आधार कितना होगा 4, 3/4। क्वेश्चन नंबर 15। एक घर्षण रहित मेज पर 10 किलोग्राम और 20 किलोग्राम के 2 पिंड रखे हैं। एक मेज है, फ्रिक्शनलेस, घर्षण नहीं लग रहा है, इस पर 2 पिंड हैं 10 किलो और 20 किलो, 10 किलो और ये है 20 किलो।
ये दोनों पिंड एक डोरी से बंधे हैं। तो डोरी मैंने अलग रंग के पेन से दिखा दी, इनके बीच में एक डोरी है। ये इनमें 10 किलोग्राम के पिंड को 600 न्यूटन के बल से खींचा जाता है। 10 किलो वाले को खींच रहे हैं 600 न्यूटन फोर्स लगाकर, इधर को खींच रहे हैं। छोटे बच्चे होते हैं, जूते के डिब्बे बांधकर, धागे से बांधकर उसमें वजन रखकर खींचते हैं। इस तरह का कुछ खिलौना गाड़ी है। तो इसमें पूछा है पार्ट फर्स्ट कि जब ये बल 10 किलो वाले पर लगाया जाए, उसे खींचा जाए, तो इस डोरी में तनाव ज्ञात करो। जब खींचेंगे तो इस डोरी पर इधर पिंड की तरफ से तनाव पीछे को लगेगा, उस पिंड पर यहां तनाव आगे को लगेगा। तनाव को लिखते हैं T। दो वस्तुओं के बीच में अगर डोरी बंधी है तो तनाव की डायरेक्शन दोनों पर एक दूसरे की ओर होगी। ये उसे अपनी ओर खींचना चाहेगा, वो इसे अपनी ओर रोकना चाहेगा। घर्षण यहां है नहीं, वस्तुएं इधर को चलने लगेंगी, गति करने लगेंगी। त्वरण यहां दिया नहीं है। करते हैं सवाल शुरू। इसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन बनाते हैं, गति का समीकरण। कैसे बनाते हैं? पहले 10 किलो वाले पिंड पर देखें, एट 10 kg बॉडी, इस पर आगे को फोर्स लग रहा है 600 माइनस पीछे को फोर्स लग रहा है T इक्वल टू M इंटू A। ये लिखा गया है F बराबर ma से। F की जगह पे ये आ गया। एक से अधिक बल लगे हों तो उन दोनों का टोटल F की जगह लगाएंगे, बराबर ma। इस पर आगे को क्या लग रहा था 600, पीछे को क्या है T, बस यहां तक। आगे को 600, पीछे को T घटा दिया, अपोजिट थे, बराबर M इंटू A। 600 माइनस T, M कितना है 10, A पता नहीं, निकालना है। अब ये इक्वेशन बनाएंगे 20 किलो वाले पर, एट 20 kg बॉडी। 20 kg की बॉडी पर आगे को क्या लग रहा है T, पीछे को कोई फोर्स नहीं, आगे को क्या लग रहा है T, तो T पीछे कुछ नहीं है तो -0 इक्वल टू ma। m कितना है 20 इंटू A, इक्वेशन नंबर 2। पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये T माइनस का है और ये T प्लस का है, कट जाएगा तो 600 नीचे 0 है, घट जाएगा तो 600 इक्वल टू 10A प्लस 20A 30A। A निकालेंगे तो 600 अपॉन 30, ये 30 अपॉन में जाएगा इसके, 0 से 0, 3 एकम 3 और 3 से घटा 20, तो A की वैल्यू हो गई 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट ये आंसर नहीं है, लेकिन इसके बिना आंसर आएगा भी नहीं, तो आवश्यक है। हमें इस क्वेश्चन में निकालना था T, डोरी में तनाव। तो हम क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन है ये वाली सेकंड इक्वेशन, इसमें A की वैल्यू रख देंगे। तो पुटिंग दी वैल्यू ऑफ A इंटू इक्वेशन 2,
सेकंड इक्वेशन में ए की वैल्यू रखने पर, किसी इक्वेशन में वैल्यू रखें तो पहले उस इक्वेशन को लिख लेते हैं जिससे गलती ना हो। t इक्वल टू 20 इंटू ए, 20 हमने ऐसे ही लिखा इंटू ए की वैल्यू कितनी है 20, 20 की 20 से मल्टीप्लाई हुई 400, ये आंसर होगा। इस क्वेश्चन का पार्ट बी, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में कहा है कि यदि हम ए को ना खींचकर बी को 600 न्यूटन से खींचने लगे, जो फोर्स इधर लगाया था वो इधर लगा दिया जाए, तो अब इन डोरियों में तनाव कितना होगा। तो देखते हैं कि तनाव उतना ही आता है या कुछ अलग आता है। तो फिर से इक्वेशन बनाएंगे। अब इस पर दो फोर्स लगने लगेंगे, F इधर को और T पीछे को, बॉडी इधर को मूव करने लगेंगी। अब इस पे देख लें, एट 20 kg बॉडी, इस पर आगे को फोर्स लग रहा है 600 माइनस पीछे को क्या लग रहा है T इक्वल टू M इंटू ए, F इक्वल टू एम ए, 600 माइनस T इक्वल टू M की वैल्यू 20 इंटू ए। इस वाले पर आगे को क्या लग रहा है T, पीछे को कोई फोर्स नहीं, आगे को T इक्वल टू एम ए, एम कितना है 10 इंटू ए, इक्वेशन 2। फिर से इन्हें सॉल्व करें, T से T कट गया, 600, 20 और 10 30, ए 30 से काटेंगे तो यहाँ आएगा 20, तो ए इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतने एक्सेलरेशन से बॉडी इधर को चल रही होगी। टी कितना होगा, अगर मैं ये वैल्यू सेकंड इक्वेशन में यहां रख दूं तो टी का मान आ जाएगा। पुटिंग दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन 2, किसी इक्वेशन में वैल्यू रखना हो तो इक्वेशन को पहले आराम से लिख लें। तो इक्वेशन t इक्वल टू 10 इंटू ए, 10 इंटू ए की वैल्यू 20, 20 दाई 200। तो इस बार डोरियों में जो तनाव लगेगा वो 200 न्यूटन का लगेगा। तो बड़े पिंड को जब हम खींचेंगे तो छोटे वाला ही पीछे रहेगा, तो वो तनाव कम उत्पन्न करेगा, तो तनाव की वैल्यू घट गई। फर्स्ट केस में तनाव 400 था, इसमें टेंशन 200 है। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें आप दिया है 8 kg और 12 kg के दो पिंड किसी हल्की अभितन्न डोरी जो घर्षण रहित घिरनी पर चढ़ी है के दो सिरों से बंधा है। पिंडों को मुक्त छोड़ देने पर उनके त्वरण और डोरी में तनाव ज्ञात करो। एक कोई घिरनी है पुली,
उस पुली के ऊपर से एक डोरी पास हो रही है इस तरीके से, और उस डोरी पर 8 किलोग्राम तथा 12 किलोग्राम के 2 पिंड लटक रहे हैं। यह है 8 किलोग्राम और यह है 12 किलोग्राम। तनाव दिखाने का नियम होता है कि जो बिंदु स्थिर रहेगा, रस्सी में तनाव, डोरी में तनाव उसी की तरफ होगा। तो चूंकि ये हल्के भारी हैं, तो भारी वाला हल्के वाले को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। तो ये तो चलेंगे, लेकिन घिरनी वहीं की वहीं घूमेगी, तो ये स्थिर हो गई। इसलिए इन डोरियों में जो तनाव होंगे वो ऊपर की ओर होंगे। तो इसमें तनाव किधर होगा, ऊपर की ओर, इसमें भी ऊपर की ओर। बराबर होगा क्योंकि एक ही डोरी से बंधे हुए हैं। ये कोई आधार है। तो क्वेश्चन की भाषा के आधार पर हमने डायग्राम बना लिया, जिससे इसको सरल करना, सॉल्व करना आसान रहे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनको थोड़ा खींचकर छोड़ देने पर इनमें जो त्वरण है वो और टी, ए की वैल्यू फाइंड करना है और टी की वैल्यू। सबसे पहले हम इसमें फोर्स देखेंगे क्या क्या लग रहा होगा। डोरी में तनाव ऊपर को है, लेकिन इसका जो वेट है, भार है, वो नीचे को लगेगा। एम जी, एम कितना है 8 और जी, इसका भार होगा 12 जी। इसकी मोशन किधर होगी, नीचे को। डायग्राम कंप्लीट। पार्ट फर्स्ट ये निकालना है। तो इसके लिए भी हम इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। इसकी गति ऊपर को हो रही है, तो पहले इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं, 2 टी और 8 जी। ऊपर को लग रहा है इस पर टी, नीचे को 8 जी। अपोजिट है तो घटाए जाएंगे। टी माइनस 8 जी इक्वल टू एम इंटू ए। इसकी मोशन ऊपर हो रही है, तो पहले टी माइनस 8 जी इक्वल टू एम ए। एम की जगह कितना आएगा, 8। इक्वेशन फर्स्ट। इस वाले की इक्वेशन देखो, किधर को मोशन कर रहा है, नीचे को। तो पहले क्या लिखेंगे, 12 जी माइनस टी, 12 जी माइनस टी इक्वल टू एम ए। एम कितना है, 12 ए। ये आएगा। इनको सॉल्व करके हमें इसमें ये दोनों वैल्यू निकालनी है एक एक करके। यहां देख रहे हैं टी से टी कट जाएगा, तो 12 जी में से 8 जी घटेगा, कितना बचेगा, 4 जी। 8 और 12 हो गए कितने, 20 इंटू ए निकालना है। ए निकालेंगे, या ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, 20 इंटू ए बराबर 4 इंटू जी। ये इधर और ये इधर। कुछ बच्चों के समझ में नहीं आता है कि अपॉन में कौन जाएगा। अब समझ जाएंगे कि ए अगर निकालना है तो अपॉन में 20 जाएगा, चला गया। ऊपर क्या है, 4 इंटू जी की वैल्यू सरलता के लिए 10 रख दी। 10 से काटेंगे कितने बार गए, 2। 2 से काटेंगे 4 तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां कितना एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक वैल्यू तो हमारी आ गई। एक वैल्यू और निकालनी है टी की।
तो ये एक ही वैल्यू किसी एक इक्वेशन में लगा दें हम, चाहे फर्स्ट में या सेकंड में, तो टी की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं एक ही वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख रहा हूं, तो लिख रहे हैं हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इनटू इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सामने लिखी हुई है, इसमें वैल्यू लगाने जा रहे हैं। टी ऐसे ही रहेगा माइनस 8g, g का मान 10, फिर 8 इंटू ए का मान 2। फर्स्ट इक्वेशन उतारी, 8 ऐसे ही रहा, g का मान 10, 8 ऐसे ही रहा, ए का मान 2, 8 दूनी 16, 8 दही 80, माइनस के 80 उधर जाएंगे तो प्लस के 80 हो गए, 80 और 16 हो गए 96। तनाव या बल इनके मात्रक न्यूटन होता है। तो हमारी दो मान निकल आए, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रयोगशाला के निर्देश फ्रेम में कोई नाभिक विराम में है। परमाणु के अंदर होता है नाभिक, न्यूक्लियस। ये नाभिक विराम में है, विराम का मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, ऐसा मान लिया गया, होता नहीं है, नाभिक भी वाइब्रेशन करता है। इसके बाद यदि यह नाभिक दो छोटे छोटे नाभिकों में विघटित हो जाए, परमाणु बम, एटम बम में नाभिक विखंडित होते हैं, टूटते हैं, तो यह दर्शाइए कि उत्पाद जो नाभिक बनेंगे वो विपरीत दिशाओं में गति करने चाहिए। तो जब ये नाभिक टूटेगा दो पार्ट में, तो उनके द्रव्यमान मैंने मान लिए m1 m2। कहीं साइकिल बाइक से टकरा जाए, या गेंद बल्ले से टकरा जाए, या नाभिक का विस्फोट हो जाए, टूट जाए, या कहीं कोई पटाखा दीपावली पे छोड़ते हैं वो फूट जाए, इस तरह की प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं संवेग संरक्षण के नियम से। संवेग संरक्षण के नियम से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। विस्फोट होने से अर्थात विघटित होने से पहले का संवेग, प्रारंभिक संवेग, और इसके टूटने के बाद संवेग, उसे लिखेंगे अंतिम संवेग। नाभिक के टूटने से पहले का संवेग बराबर नाभिक के टूटने के बाद का संवेग। संवेग कोई भारी सूत्र नहीं है, द्रव्यमान की वेग से मल्टीप्लाई कर दो, संवेग मिल जाएगा। तो प्रारंभ में तो ये किस में था, विराम में, तो संवेग क्या होगा, 0। बाद में ये छूटा है तो इसका वेग लिख दिया v1, इसका लिख दिया v2, तो इसका संवेग हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, m1 v1 प्लस इसका संवेग हो जाएगा m2 v2। इसमें एक स्टेप इधर ले आया मैं, तो हो गया m2 v2 माइनस का, और यहां रह गया m1 v1, या v2 इक्वल टू, तो ये m2 उधर जाएगा, अपॉन में चला गया, साइन इधर से माइनस का उधर चला गया।
ये संबंध ये दर्शा रहा है, जो माइनस का चिन्ह आ रहा है वो ये दर्शा रहा है कि जब ये नाभिक टूटेगा, विखंडित होगा, तो अलग अलग टुकड़ों में जो बटेगा वो दोनों टुकड़ों के वेग विपरीत होंगे। माइनस का चिन्ह बता रहा है कि इसके जो वेग होंगे वो विपरीत होंगे। अच्छा रहेगा अगर मैं इस पर वेक्टर लगा दूं, तो इनके जो वेग की दिशाएं होंगी वे अपोजिट होंगी। इस बात को यहां प्रदर्शित कर रहा है माइनस का चिन्ह। तो जो हमने इस तरीके से माना है, ये मानना गलत है। हमें दर्शाना होगा कि जब ये टूटेगा तो एक टुकड़ा इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, इस तरीके से। ये कंडीशन होगी। तो यही सिद्ध करना था कि नाभिक विखंडन के बाद दर्शाओ कि उसके वेग की दिशाएं विपरीत होती हैं, वो यहां से सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 18। दो बिलियार्ड गेंद जिनके प्रत्येक की सहनती 0.05 kg है, बिलियार्ड गेंद 6 मीटर पर सेकंड की चाल से विपरीत दिशाओं में गति करती हुई संघट्ट करती हैं। दो बॉल विपरीत डायरेक्शन से आ रही हैं और आपस में टकराती हैं। एक इधर से आ रही है, एक उधर से आ रही है। दोनों की स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड। संघट्ट के बाद उसी चाल से वापस लौट जाती हैं, आती हैं, टकराती हैं, टकरा के फिर वापस लौट जाती हैं। प्रत्येक गेंद पर दूसरी गेंद कितना आवेग लगाती है? होगा क्या, बिलियर्ड बॉल्स की जो टक्कर होती है वो प्रत्यास्थ संघट्ट की कैटेगरी में आती है, इलास्टिक कोलिजन। इसीलिए ये जितनी स्पीड से आ रही थी उतनी स्पीड से वापस चलेगी, नहीं तो टक्कर में वस्तु की एनर्जी कम होती है और वो वापस जब होगी तो कम स्पीड से होगी। लेकिन इनकी टक्कर प्रत्यास्थ संघट्ट में आती है। इसे इंग्लिश में कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। इसलिए इनकी एनर्जी नहीं घटी, इनकी स्पीड वो ही रही। खैर वो कोई बात नहीं, संबंध हमने एक जानकारी के लिए बताया, याद दिलाया। इसमें हमें निकालना है आवेग, तो हम लिखेंगे आवेग। आवेग होता है इक्वल टू डेल्टा पी, संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन लिखेंगे तो एम और v माइनस यू। एम की वैल्यू 0.05, v कितना रखेंगे 6 माइनस, अगर मैं इसकी डायरेक्शन लूं, इसमें एक u और एक v, तो किसी एक की दिशा को अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो दूसरा वेग की डायरेक्शन माइनस में लेना पड़ेगा, दूसरा मान हमें माइनस में रखना पड़ेगा। तो v की मान 6, फिर u की वैल्यू जब रखेंगे तो माइनस की 6, 0.05, 6 प्लस 6, 6 दूनी 12, तो 0.05 मल्टीप्लाई 12 है। बारह पंजे 60,
2 डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा। आवेग को इंग्लिश में कहते हैं इम्पल्स। यूनिट इसका लिखेंगे न्यूटन इंटू सेकेंड, या दूसरा यूनिट इसके अनुसार हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्वेश्चन की भाषा है 100 किलोग्राम सहंती की किसी तोप द्वारा, एक तोप है और उसका द्रव्यमान है m1 100 kg। उस तोप में से एक गोला छोड़ा जाता है। गोले का द्रव्यमान, ये तो तोप का द्रव्यमान है, यह है गोले का। गोला, इसका द्रव्यमान दिया है 0.02 kg। गोला छोड़ दिया। यदि गोले की नाल मुखी चाल 80 मीटर पर सेकंड हो, जो गोला निकला है उसकी जो चाल है वो है v2 80 मीटर पर सेकंड, तो तोप की प्रतिक्षेप चाल क्या होगी? तोप की प्रतिक्षेप चाल का मतलब है कि जब इसमें से गोला निकलेगा तो तोप पीछे को झटका लेगी, वो चाल पूछी है। अब चूंकि तोप का द्रव्यमान मैंने माना है m1, तो इसकी जो चाल है वो लिखनी पड़ेगी v1। गोले का द्रव्यमान लिखा है m2, तो गोले की चाल v2। ये तोप गोले के सवाल भी हम संवेग संरक्षण के नियम से करते हैं। कैसे होते हैं? कुछ नहीं करना है, इसकी गुणा प्लस इसकी गुणा बराबर 0। 0 क्यों रखेंगे? क्योंकि गोला छूटने से पहले तोप रुकी हुई थी, उस समय उसका संवेग 0 था। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन लिखेंगे, संवेग संरक्षण के नियम से m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर 0। इसलिए क्योंकि छूटने से पहले तो विराम में थी, रेस्ट में थी, तो उसका संवेग 0। और संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग। अब वो तोप थी रुकी हुई, तो उसका वेग 0 था। मैं खड़ा हूं, मेरा संवेग 0 है, चलने लगूं तो मुझ में संवेग हो गया। इसमें वैल्यू रख रहे हैं, m1 की वैल्यू 100 इंटू v1 की वैल्यू v1 निकालना है, प्लस m2 की वैल्यू 0.02 ही है, v2 80। ये तोप का संवेग है, ये गोले का संवेग है। अब क्या किया, ये हमें निकालना है, तो इसे हमने यही रोका। 100 इंटू v1 इक्वल टू, ये उधर गया 0.02 मल्टीप्लाई 80, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 100, पॉइंट की सीध में 1, 2 डिजिट 2 0। 20 के टेबल से काटेंगे, 20 से काटेंगे 4 बार, यहाँ काटेंगे 5 बार। 4 दूनी 8 बटे 5, और इधर क्या है 100। जब मैं v1 निकालूंगा तो 100 भी कहाँ चले जाएंगे? अपॉन में।
तो 100 भी नीचे आ गए। 5 से 8 को भाग करेंगे, 5 एकम 5, बचे 3, पॉइंट लगा, 30 हो गए होंगे, 5 छक 30। ये 100 का अर्थ है 10 की पावर 2, ऊपर जाएगा 10 की पावर -2। ये उधर गया स्टेप तो किस में गया, माइनस में, तो ये माइनस में आएगा। तो V1 की वैल्यू हो गई -1.6 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से तो पीछे हटेगी। एक बार रिपीट करते हैं, इसे करेंगे संवेग संरक्षण के नियम से। m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर 0। 0 इसलिए कि तोप शुरू में रुकी हुई थी, चली तो बाद में है जब गोला निकला है। m1 का मान 100, v1 ऐसे ही निकालना है, प्लस m2 का मान 0.02, v2 का मान 80। ये स्टेप उधर गया, माइनस का हो गया, पॉइंट हटाया तो नीचे 100, 20 के टेबल से कटेंगे 20 4 बार, यहाँ 5 बार, 4 की 2 से गुणा 8, 5 से 8 को भाग करेंगे 1.6, 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2, ऊपर जाएंगे तो -2। माइनस का चिन्ह यहाँ ये बता रहा है कि जो तोप की गति होगी वो गोले के विपरीत होगी। गोला निकला है आगे को, तोप हटेगी पीछे को। तो आज हम इतना ही कराते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट वीडियो में करेंगे आने वाली। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।